हाँ तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपन बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की। और अपन ने इससे पहले थोड़े से फिजिक्स में भी एक दो टॉपिक देखे थे। आज थोड़ी सी बॉटनी की बात कर लेते हैं। ध्यान दें, बॉटनी बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम ये कहें कि वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। अब अपन एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बॉटनी जो है इसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और ये चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी नॉर्मली। अब अपन बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम सबसे पहले बात करते हैं पौधे में दो चीज़ों की। एक बात याद रखना, ये मान लीजिए ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर ये एक पौधा है और ये इसकी जड़ें हैं। अब इस ज़मीन के ऊपर या यूँ कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वह कहलाएगा प्ररोह, बोले तो शूट। और ये जो ज़मीन के नीचे का भाग है ये कहलाएगा जड़, इसे हम कह सकते हैं रूट। अब एक चीज़ और क्लियर कर लें साथ के साथ ही, आज हम जो बात करने वाले हैं वो पौधे को सबसे पहले बाहर से देखेंगे। पर इससे मैं बीच बीच में जब ये कहूँ कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, शूट की, तो आप सोच लेना कि मैं ज़मीन के अंदर रूट को छोड़कर सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पौधे की बाहरी आकृति, बोले तो आकारी की। मॉर्फोलॉजी में होता क्या है, मॉर्फोलॉजी में जो बात की जाती है वो पौधे की बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी में बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाता है। अब सीधी सी बात है कि जब हम पढ़ ही रहे हैं पौधे वनस्पति विज्ञान, तो किसकी बाह्य आकृति, तो हम सीधी कह सकते हैं पौधे की बाह्य आकृति। क्योंकि हमारा पढ़ी क्या रहे, बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम पौधे की ही बात करेंगे। अब हमने कहा मॉर्फोलॉजी, मतलब हम इससे पहले सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में पौधे को बाहर से देखेंगे। आकारिकी का मतलब बाहर से देखेंगे। बाहर से देखने का मतलब जड़, तना, पत्तियां, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, अंकुरण, परागण, निषेचन, ये सब चीज़ें हम बाहर से देखेंगे। इसके बाद हम अंदर की बात करेंगे। अब इससे पहले हम सबसे पहले बात करें जड़। जो पहला टॉपिक अपने पास निकल कर आता है वह आता है रूट। आप इस रूट में लगभग सभी पौधों की रूट देख लें। इससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, रूट होती क्या है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट कहते किसे हैं, तो पौधे के अक्ष का भूमिगत भाग ही जड़ कहलाता है। पौधे के अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। सीधा फिलहाल तो हमने ये कहा कि पौधे के अक्ष का भूमिगत भाग मतलब जो भाग जमीन के अंदर रहता है वही जड़ कहलाता है। अब हमने ये कहा, बाद में इसके अपवाद की भी बात करेंगे कि कौन सी जड़ें ऐसी है जो जमीन के ऊपर भी रह सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सबसे पहले तो हमने कहा कि पौधे के अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है, मतलब जो भाग जमीन के अंदर है वही जड़ है। अब जड़ों की विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो जड़ों की विशेषताओं में क्या क्या खास बात हम देखना चाहते हैं वो देखें आप। विशेषताओं में देखना, जड़ों की विशेषताएं।
अब जड़ों की विशेषताओं में सबसे पहले तो एक चीज आप क्लियर करें, मेरे दो शब्दों का विशेष ध्यान रखें। दो शब्द क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं वो पहले सुन लें ताकि आगे क्लियर रहेंगे आपके। एक तो मैं कहूंगा गुरुत्वाकर्षण की ओर। अब गुरुत्वाकर्षण की ओर का मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई चीज, गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि किसी भी चीज को नीचे खींच रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को नीचे खींच रहा है, तो कोई चीज अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो मैं बोलूंगा गुरुत्वाकर्षण की ओर। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की ओर बोलता हूं तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगर मैं बोलता हूं गुरुत्वाकर्षण की ओर तो आप समझना पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर मैं बोलता हूं प्रकाश की ओर तो आप समझना पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ये दो शब्द ध्यान रखें। अगर मैं बोलता हूं गुरुत्वाकर्षण की ओर तो आप समझना पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और अगर मैं बोलता हूं प्रकाश की ओर तो आप समझना पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। लेकिन अगर मैं इसी का जस्ट उल्टा बोल देता हूं, सपोज कीजिए मैं बोलता हूं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, अगर मैंने बोला गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तो आप समझना नेगेटिव जियोट्रॉपिक। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बोले तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं प्रकाश के विपरीत तो आप समझना नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये कुछ शब्द हैं जो हमारे बार बार काम आएंगे ये कहने में कि हम कहना क्या चाहते हैं। ध्यान दें, जैसे मैंने कहा प्रकाश की ओर तो हो सके वहां ऑप्शन में मिले आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अगर मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण की ओर हो सके वहां मिले आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो इनमें थोड़ा सा, हालांकि मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत चलते हैं, फिर भी हम विशेषताओं की बात कर रहे थे। हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में क्या क्या हम कहना चाहेंगे वह ध्यान दें आप लोग। अब हम बात करें जड़ों की विशेषताएं की, जड़ों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले मैं जड़ों की विशेषताओं में बात करूं तो जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। अब यहां मेरा शब्द आया कि जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? अगर प्रकाश की ओर होता तो मैं बोलता पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लेकिन प्रकाश के विपरीत इसलिए मैं बोलूंगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। दूसरी चीज और क्लियर कर लें साथ के साथ ही, इसमें अगर मैं कहूं कि जो चीज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है वो डेफिनेट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगी। इसका मतलब अगर वो प्रकाश के विपरीत है, इसका मतलब ये हुआ कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। अब अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है तो मैं इसके लिए शब्द क्या काम में ले सकता हूं? अब यहां देखो आप, पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये चीज मैंने कही कि जड़ों की दो विशेषताएं तो एक दूसरे से अपोजिट निकल कर आ रही है। जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है और जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना, एक जड़ ऐसी है जो इस शर्त को फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं इस कंडीशन के नीचे लिख सकता हूं अपवाद। अपवाद बोले तो जो इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा
वह कहलाएगा अपवाद। बाकी तो सभी पौधों में ये शर्त फॉलो होती है, लेकिन जिसमें ये शर्त फॉलो नहीं होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, अपवाद बोल देंगे। और अपवाद है इसका राइजोफोरा, राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर जड़ें। इसका मतलब राइजोफोरा एक पौधा है जिसकी जड़ें इसको पालन नहीं करती। इसका मतलब इसकी जड़ों में ये फंक्शन टोटल क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मतलब राइजोफोरा की जो न्यूमेटोफोर जड़ें होगी उसमें कंडीशन क्या लागू हो जाएगी, तो उसमें जो कंडीशन लागू होगी ये होगी, ये थे नेगेटिव फोटोट्रोपिक तो ये हो जाएगी पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। ये थी पॉजिटिव जियोट्रोपिक तो ये हो जाएगी नेगेटिव जियोट्रोपिक। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सभी जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है, लेकिन ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो प्रकाश के विपरीत नहीं बढ़ती, तो आप बोलना वो राइजोफोरा की जड़ें हैं जिनका नाम है न्यूमेटोफोर जड़ें। अगर मैं कहता हूं कि सभी जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है, लेकिन वह कौन सी जड़ें हैं जो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत बढ़ती है, तो आप बोलना फिर से राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर जड़ें। मतलब आपसे मर्जी हो जिसकी जड़ पूछे हो, सबकी जड़ों में आपको एक ही आंसर देना है, जड़ें प्रकाश के विपरीत बढ़ती है, जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। लेकिन एक केवल याद रखना है, राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर जड़ों को छोड़कर, मतलब राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर जड़ें प्रकाश के विपरीत नहीं, प्रकाश की ओर बढ़ती है, और राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर नहीं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती है। ये तो मैंने बात की यहाँ तक की जिसमें हम कह सकते हैं कि जड़ों की विशेषताएं क्या हो सकती है। आगे हम बात भी करेंगे न्यूमेटोफोर होता क्या है, राइजोफोरा कहाँ पाया जाता है। वैसे मैं बता दूं, राइजोफोरा दलदली स्थानों पर पाया जाता है, और दलदली स्थानों पर जब पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल पाती तो वह जड़ों को कहाँ निकाल देता है, ऊपर निकाल देता है। नाम सुना होगा आपने मैनग्रोव वनस्पति, नाम सुना होगा आपने सुंदरी के पेड़ जो कि सुंदरवन फेमस भी है। आगे जड़ों की और विशेषताओं की हम बात करें तो मैं क्या कह सकता हूं कि जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब मेरी बात सुनना, अगर मैंने कहा जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब जड़ें, इसका मतलब हुआ जड़ें हरी नहीं होती। जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब जड़ें हरी नहीं होती। और बात सुनना, अगर जड़ें हरी नहीं होती तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं है। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात ध्यान रखना, इस पूरी चीज का भी एक अपवाद में कह रहा हूं, जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। किसी भी पौधे की जड़ें आपसे पूछे, आप बता देना किसी भी पौधे की जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद। और इसके अपवाद की बात करें तो मैं कह सकता हूं, एक है सिंगाड़ा, और दूसरा है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा, ध्यान देना, ये दो पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सिंगाड़ा और टीनोस्पोरा की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगर सिंगाड़ा और टेनोस्पोरा की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका मतलब सिंगाड़ा और टेनोस्पोरा की जड़ें अब कौन से कलर की होगी? की जड़ें हरे रंग की होती है।
और अगर सिंगाड़ा और टेनोस्पोरा की जड़ें हरे रंग की होती है तो आप कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगी। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगी। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक केवल दो ही पौधे हैं जिनकी जड़ें हैं, एक है सिंगाड़ा और दूसरा है टेनोस्पोरा। थोड़ी सी बात और करें, एक और विशेषता की मैं बात करूं, जड़ों में पर्व और पर्व संधियां, जड़ों में पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती है। जड़ों में पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती है, मतलब इंटरनोड और नोड दोनों नहीं पाए जाते हैं। आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तने में, तो वहाँ तने में बात भी करेंगे पर्व क्या होते हैं और पर्व संधियाँ क्या होती है। एक चीज़ और याद रखना, जड़ों में कलियाँ, बर्ड्स भी नहीं पाई जाती है। आप इन्हें कलियां कह सकते हैं, बर्ड्स कह सकते हैं, आंखें कह सकते हैं। आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, तने में बात करेंगे, तने में पाया जाता है। गन्ने के तने में देखना आपको छोटी छोटी सी लाल लाल कलर की आंखें दिखाई दे जाएगी, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, कलियां कहते हैं, है ना। वो आंखें ही आगे चलकर उस गन्ने को बनाने में सहायक होती है। ये तो मैंने बात की जड़ों की विशेषताओं की। अब मैं बात करूं जड़ों के प्रकार। जड़ों के प्रकार। अब वैसे नॉर्मली जड़ें दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप। एक होती है मूसला मूल, दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। ध्यान देना, मैंने कहा जड़ों के प्रकार, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला मूल और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। तो हमसे अगर कोई पूछता है जड़ें कितने प्रकार की होती है, तो हम कह सकते हैं कि जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसला मूल होती है, एक अपस्थानिक मूल होती है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी बात भी करेंगे, मूसला मूल क्या होती है और अपस्थानिक मूल क्या होती है। वैसे सिंपल सा याद रख लीजिएगा, जिसका विकास मूलांकुर से हो उसे मूसला मूल कहते हैं, और जिसका विकास मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। फिर भी हम बात करते हैं मूसला मूल। मूसला मूल में मैंने कहा, मूसला मूल कहते किसको हैं, तो सीधा सीधा हम कहें जिसका विकास मूलांकुर से हो उसे मूसला मूल कहते हैं। मैंने कहा जिसका विकास मूलांकुर से हो उसे मूसला मूल कहते हैं। और ध्यान देना, मूलांकुर होता क्या है, आपने जितनी भी दालें देखी होगी ये सभी दालें बीज के बीचों बीच में से टूटने से बनती है। तो जहां से ये टूटती है उसी जगह को हम मूलांकुर कहते हैं। जैसे चना देखा होगा तो चने में एक ऊपर मूलांकुर निकला रहता है। मतलब सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं, जिस बीज के बराबर के दो टुकड़े किए जा सकते हैं उसको आप आसानी से क्या कह सकते हो, मूसला मूल कह सकते हो। फिर भी मैं इसके दो उदाहरण आपको दिखाऊंगा, एक आम और दलहन। सारी दालें आ जाएगी इसमें, आम और दलहन। इससे एक चीज और क्लियर कर लें अपन, यहां पर हमने दो नाम लिखे, एक लिखा आम और दूसरा हमने लिखा दलहन। आम याद रख लीजिएगा, आम में भी बीचों बीच में से गुठली को तोड़ा जा सकता है, मतलब इसका विकास भी मूलांकुर से हुआ। फिर भी हम क्या कह सकते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम
मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। अच्छा, एक चीज और कह सकते हैं अपन साथ के साथ इसे क्या कह देंगे, राष्ट्रीय फल। कौन? आम। बात करें दलहन में भी हम कुछ नाम लिखना चाहेंगे, जैसे चना, उड़द, मूंग, सोयाबीन, जो भी आप चाहें। सोयाबीन, ये मैं दोनों को लिख रहा हूं। चना मैंने क्यों लिखा, सोयाबीन मैंने क्यों लिखा, तो उसको भी आप कारण जान लें। भाई दालों में तो बहुत सारे उड़द, मूंग, मसूर, चना, सोयाबीन जो भी है। सोयाबीन मैंने क्यों कहा, तो मैं इसलिए कहा प्रचुर प्रोटीन। आजकल प्रोटीन खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, प्रचुर प्रोटीन। और चना मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको याद रखे, दालों का राजा। ये तो मैंने बात की यहाँ तक कि मूसला मूल जिसका विकास मूलांकुर से हो, और जिसका विकास मूलांकुर से हो उसे मूसला मूल कहते हैं। और इसके उदाहरणों में मैंने लिखा आम और दलहन। और आम और दलहन में आप सारी दालें लिख सकते हो। आम वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, इसे हम राष्ट्रीय फल घोषित किया हुआ है। और दालों में भी मैंने दो दालें लिखने की कोशिश की, एक चना और एक सोयाबीन। चना दालों का राजा है और सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगे मैं थोड़ी सी और बात करूं तो आगे मैं कहूं मूसला मूल का रूपांतरण। मूसला मूल का रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण की बात करें तो मैं सबसे पहले इसमें लिख रहा हूं तर्कु रूप। नंबर 2 शंकु रूप, और नंबर 3 कुंभी रूप। बात को समझना, मैंने कहा एक तर्कु रूप, एक शंकु रूप और एक कुंभी रूप। तर्कु रूप की बात करें तो इसका उदाहरण है मूली, इसका उदाहरण है गाजर, और इसका उदाहरण है शलजम। मैंने कहा तर्कु रूप का उदाहरण मूली, शंकु रूप का उदाहरण गाजर और कुंभी रूप का उदाहरण शलजम। फिर भी मैं थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाना चाहूंगा। ध्यान दें, अगर तर्कु रूप होता क्या है, तो बात समझना। तर्कु रूप का मतलब ये हुआ जिसके दोनों किनारे पतले और बीच में से अपेक्षाकृत मोटा हो, उसे कहते हैं तर्कु रूप। उसे कहते हैं तर्कु रूप जिसके दोनों किनारे अपेक्षाकृत पतले और बीच में से मोटा हो, इसे कहते हैं तर्कु रूप, और यह है मूली। दूसरा मैंने कहा शंकु रूप जिसका एक किनारा मोटा और दूसरा धीरे धीरे पतला हुआ हो, इसे कहते हैं शंकु रूप, जिसका उदाहरण है गाजर। तीसरा मैंने कहा कुंभी रूप जिसका एक हिस्सा, एक किनारा बहुत मोटा और दूसरा अचानक से पतला हो गया हो, इसको कहते हैं हम कुंभी रूप, और इसका उदाहरण है शलजम। ये मैंने बात की मूसला मूल की। अब मैं बात करता हूं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल। अब जैसा कि हमने कहा जिसका विकास मूलांकुर से होता है उसे मूसला मूल कहते हैं। और उसमें हमने कहा आम, दलहन। आम में हमने कहा आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका,
दलहन में हमने उड़द मूंग सरसों उड़द मूंग सोयाबीन चना वगैरह। चने में हमने कहा कि चना को दालों का राजा कहा जाता है और सोयाबीन को इसलिए हमने लिखा क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अब मैं आगे और बात करूं, मैंने इसके 3 रूप और बताए, तर्कु रूप, शंकु रूप और कुंभी रूप, और गाजर और मूली दोनों भी बताए आपको। पर एक विशेष बात ध्यान रखना, अब अगर आपसे कोई पूछता है गाजर और मूली में क्या अंतर है, तो ऐसा नहीं है कि गाजर लाल है और मूली सफ़ेद है, और गाजर का जो है हलवा बनता है, मूली के पराठे बनते हैं, ऐसे कोई अंतर नहीं होते, ये कोई अंतर नहीं है। आपको बताना है कि मूली तर्कु रूप है जबकि गाजर शंकु रूप है। अब मैं बात करूं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल होती क्या है? जिसका विकास मूलांकुर से, जिसका विकास मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो, अपस्थानिक मूल कहलाती है। मैंने कहा जिसका विकास मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो, अपस्थानिक मूल कहलाती है। एक चीज और ध्यान दें, अगर मूलांकुर से ही हो जाता, मूलांकुर को छोड़कर, भाई मूलांकुर से ही हो जाता जब तो मूसला मूल थी, लेकिन मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो, मतलब उस वाले हिस्से से नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं से भी हो, तो मैंने कहा मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो, अपस्थानिक मूल कहलाएगी। जैसे प्याज, धान, मक्का आदि। प्याज, धान, मक्का आदि ये सब किस में आएंगे? अपस्थानिक मूल में। आगे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपसे, अब अपस्थानिक मूल का भी रूपांतरण देखें। अपस्थानिक मूल का भी हम रूपांतरण की बात करें। अब अपस्थानिक मूल के रूपांतरण की बात करें तो सबसे पहले आती है कंदील मूल। कंदील मूल, कंदील मूल में हम क्या कह सकते हैं कि भोजन संग्रह के कारण अनियमित आकार की हो जाती है। भोजन संग्रह के कारण अनियमित आकार की हो जाती है। ये जड़ें भोजन संग्रह के कारण अनियमित आकार की हो जाती है। जैसे शकरकंद। मैंने कहा कंदील मूल का, मैंने क्या कहा कि भोजन संग्रह के कारण अनियमित आकार की हो जाती है, जैसे शकरकंद। तो कोई तुमसे अगर पूछता है शकरकंद, तो आप जवाब दे दीजिएगा शकरकंद किस में आएगा? कंदील मूल में आएगा। अब बात करें बी। पुलिकित मूल। पुलिकित मूल में हम क्या कहना चाहेंगे? पुलिकित मूल में हम कहना चाहेंगे कि होती तो ये कंदील मूल की जैसी ही है, लेकिन आधार से गुच्छे के रूप में निकलती है। तो मैं कह सकता हूं यह कंदील मूल जैसी ही होती है
जैसी ही होती है, लेकिन आधार से गुच्छे के रूप में निकलती है। जैसे डहलिया। ध्यान देना, इसका उदाहरण जो है बड़ा फेमस है और आजकल चर्चा में भी रहा है। डहलिया के फूल अच्छे फूल होते हैं। आपने मसूरी वगैरह का अगर कहीं फोटो देखा हो, किसी फोटो में, किसी पिक्चर में, तो आपने वहाँ देखा होगा छतों पर डहलिया के फूल लगे रहते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं और थोड़े अट्रैक्टिव भी लगते हैं और प्रत्येक टहनी से फूल निकलता है, इसलिए देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। कौन से प्रकार की मूल है, तो याद रखना पुलिकित मूल है। एक और है ग्रंथील मूल। ग्रंथील मूल, बात को समझने की कोशिश करना। ग्रंथील मूल में क्या कहता हूं मैं कि जड़ का निचला हिस्सा फूलकर मांसल हो जाता है। जड़ का निचला हिस्सा फूलकर मांसल हो जाता है। मांसल हो जाता है। जैसे आम, हल्दी। अब यहां से हम एक बार सारों को दोबारा से देखें, सुने। हमने कहा मूसला मूल, जिसका विकास मूलांकुर से होता है, मूसला मूल कहलाती है। और मूसला मूल में हमने बात की जिसका विकास मूलांकुर से होता है, और वहाँ हमने बात की जैसे आम और दलहन। उसके भी हमने रूपांतरण में 3 रूप पढ़े। एक होता है तर्को रूप, एक होता है शंकु रूप और एक होता है कुंभी रूप। अब बात करें अपस्थानिक मूल की। मैंने कहा जिसका विकास मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो, मतलब मूलांकुर से ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूलांकुर से हो गया जब तो मूसला मूल हो जाएगी। लेकिन मूलांकुर को छोड़कर कहीं से भी हो तो फिर वह अपस्थानिक मूल कहलाती है। इसके उदाहरण मैंने लिखा प्याज, धान, मक्का आदि, और भी नीचे लिख रखे हैं, पर फिर भी मैं अपस्थानिक मूल का रूपांतरण, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कंदील मूल, मैंने कहा भोजन संग्रह के कारण अनियमित आकार की हो जाती है, जैसे शकरकंद। दूसरा मैंने कहा पुलिकित मूल, ये भी कंदील मूल जैसी ही होती है लेकिन आधार से गुच्छे के रूप में निकलती है, जैसे डहलिया। और तीसरा मैंने कहा ग्रंथील मूल, मैंने कहा जड़ का निचला हिस्सा फूलकर मांसल हो जाता है, और इसका उदाहरण है आम, हल्दी, जिसका आपने नाम सुना होगा आमिया हल्दी, जो कि मांसपेशियों के खिंचाव में भी आयुर्वेदिक में खिलाई जाती है ताकि मांसपेशियों में खिंचाव अच्छा बना रहे। ये तो मैंने बात की कि जड़ों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूसला मूल और दूसरा होता है अपस्थानिक मूल। इसके अलावा भी परीक्षाओं में और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना एक और जड़ लिख रहा हूं जिसका नाम है वलयाकार जड़। वलयाकार जड़ें, ध्यान रखना वलयाकार जड़ों में कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सा याद रखना है कि ये जमीन होगी और इस जमीन में जो जड़ होगी वह जड़ कुछ ऐसी वलय की तरह होगी। इसी को हम कहते हैं वलयाकार जड़। और ये किसमें पाई जाती है, तो याद रख लीजिएगा ये पाई जाती है एपीकॉक के पौधे में। एपीकॉक
कॉक का पौधा। ये एपीकॉक का पौधा क्यों चर्चा में है? तो पहले तो सबसे पहले ये इकलौता पौधा है जिसकी जड़ें वलयाकार होती है, लेकिन इसका एक और कारण है इसके चर्चा में रहने का। वह कारण ये है कि इसकी जड़ों से या इससे इमेटिन औषधि बनाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा, अगर कोई तुमसे पूछे वलयाकार जड़ें कौन से पौधे में पाई जाती है तो आप बताना एपीकॉक के पौधे में पाई जाती है, और एपीकॉक के पौधे से कौन सी औषधि तैयार की जाती है? तो इमेटिन औषधि तैयार की जाती है। एक चीज और, ये तो मैंने बात की कौन सी जड़? वलयाकार जड़। एक और है, उसको मैं आगे फिर से बात करूं, उसका नाम है स्तंभ मूल। स्तंभ मूल। अब वैसे तो नाम से लग रहा है कि स्तंभ मूल जो स्तंभ से निकली हो, लेकिन इसमें भी दो प्रश्न हैं, याद रख लीजिएगा। इसमें मैं कहूं, इसे मैं दो भागों में बांट रहा हूं। एक होती है प्रॉप रूट और एक होती है स्टिल्ट रूट। एक प्रॉप रूट और एक स्टिल्ट रूट, दोनों ध्यान दें, दोनों हैं कौन सी? स्तंभ मूल ही हैं दोनों। अब मैं प्रॉप रूट और स्तंभ रूट की प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट की बात करूं तो बात को समझना। अगर मान लीजिए ये जमीन है और इस जमीन पर कोई पौधा ये उगा हुआ है, तो ये तो उसकी वह जड़ें हो जाएगी, सरकारी जड़ें जो सभी पौधे में रहती है। लेकिन इस पौधे में एक ऐसी भी जड़ निकल कर आएगी जो इस तरीके से स्तंभ से निकलेगी और जाती जाती जमीन तक चली जाएगी। तो इस प्रकार अगर कोई जड़ निकलती है तो उसे आप बोलना प्रॉप रूट, और ऐसी देखने को मिल जाएगी आपको बरगद में और इंडियन रबर में। बरगद में और रबर में। लेकिन एक ये तो बात हुई किसकी? प्रॉप रूट है कौन से टाइप की? स्तंभ रूट। क्यों? क्योंकि निकली कहां से? स्तंभ से निकली, इसलिए स्तंभ मूल कह सकते हैं। लेकिन बात करें स्टिल्ट रूट की, तो ये रही जमीन, इस जमीन पर ये रहा पौधा, ये रही इसकी वही सरकारी जड़ें। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पौधा ऐसे खंडों में बना रहता है इसका स्टेम, और इसमें से जो जड़ें निकलती है वो ऐसे निकलती हैं। आपने बांस देखा होगा, मक्का देखा होगा, गन्ना देखा होगा। जैसे गन्ना, बांस, मक्का आदि। तो याद रख लीजिएगा, स्तंभ में हमने दो बातें की, एक तो प्रॉप रूट और एक स्टिल्ट रूट। थोड़ा सा आगे और बात करें, एक और परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसका नाम है परजीवी मूल। परजीवी मूल नाम से लग रहा है, परजीवी मूल मतलब दूसरे के जीव पर आश्रित मूल, ऐसी मूल जो दूसरे के जीव पर आश्रित रहती है। जैसे मैं दिखाता हूं, ये जमीन, इस जमीन पर ये एक पौधा उगा हुआ था और अपनी मस्ती में मस्त रहा होगा, ये इसकी सरकारी जड़ें। लेकिन यहां कोई पौधा उगा और इसने अपनी जड़ें क्या कर दी? इसी में डाल दी। तो एक बात बताओ, ये अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित है? इस पर आश्रित है, इसलिए हमने कह दिया परजीवी, दूसरे के जीव पर आश्रित। और ऐसा है कौन? तो याद रखना, ऐसा है एक तो है चंदन,
और एक है अमरबेल। अमरबेल या आकाश बेल। सही बात है। क्यों मरेगी बेल? मरेगा तो पड़ोसी मरेगा, क्योंकि उसे तो खाना बनाने की टेंशन ही नहीं है। अमर बेल, नहीं मरने वाली बेल। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि जब तक ये पोषण देता रहेगा तब तक उसकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैंने बात की परजीवी मूल की। एक और है जिसका नाम है अधिपादप मूल। इसमें सीधा सीधा एक और याद रख लीजिएगा, इसी को कहते हैं वायवीय मूल। वायवीय मूल। और इसमें आपको केवल एक ही उदाहरण याद रखना है, कई परीक्षाओं में आ गया, नाम से लग रहा है वायवीय, मतलब जिसकी जड़ें वायु के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में रहती होगी। और इसका उदाहरण है ऑर्किड। अधिपादप मूल या वायवीय मूल। एक और याद रखना जिसका नाम है सॉरी, स्वांगी कारक जड़ें। स्वांगी मतलब जो स्वांग करती हो, अपना भेष बदलती हो। मैं इसे अपनी भाषा में कह सकता हूं प्रकाश संश्लेषी जड़ें। अब जो ही मैंने प्रकाश संश्लेषी जड़ें लिखा होगा, प्रकाश संश्लेषी जड़ें, तो आप खुद ही समझ गए होंगे, मतलब ऐसी जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण करती होगी, जैसे जो प्रकाश संश्लेषण करती होगी। और प्रकाश संश्लेषण तो वही जड़ें करेगी जिनकी जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिनकी जड़ें हरी होगी। और ध्यान देना, इसके उदाहरण दो थे आपके पास जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। एक था सिंगाड़ा और दूसरा था टेनोस्पोरा। तो याद रखना, स्वांगी कारक जड़ें या प्रकाश संश्लेषी जड़ें। प्रकाश संश्लेषण का मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब जड़ों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, अगर क्लोरोफिल पाया जाता होगा तो जड़ों का कलर कौन सा होगा? तो जड़ों का रंग हरा होता होगा। याद रखना किस किस में? एक तो सिंगाड़ा और दूसरा टेनोस्पोरा में पाया जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करें जड़ें काम क्या करती है, तो सीधी सी बात, जड़ें पौधे को स्थिर बनाए रखती है। स्थिर बनाए रखती है, स्थिरता प्रदान करती है, स्थिर बनाए रखती है। हाँ सही बात है, जड़ें नहीं होती तो पौधा घूमने चले जाता। दूसरा, एक तो हमने कहा पौधे की जो जड़ें होती है वो पौधे को स्थिर बनाए रखती है। और दूसरी चीज हम आसानी से कह सकते हैं कि आगे बात करेंगे कि पौधों में जल और खनिज लवण को अवशोषण करने का काम भी जड़ें ही करती है। तो हम कह सकते हैं जड़ें जल और खनिज मिनरल्स, खनिज लवणों का अवशोषण करती है। वो आगे बात करेंगे हम कि जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किया जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम टिश्यू करेगा। और पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करेगा। वो आगे बात करेंगे। इसके बाद एक थोड़ी सी बात और रह जाती है जड़ों में। एक होता है स्थलीय पौधा, नाम से लग रहा है स्थलीय पौधा जो स्थल में उगेगा। एक होता है
जलीय पौधा, जो सिंपल सी बात जल में उगेगा। बात को समझे। जो स्थलीय पौधा होगा उसकी खास बात क्या होगी कि स्थलीय पौधा स्थल में उगता है, और स्थल में उगता है तो आप बात को समझने की कोशिश करें। अगर स्थल में उगता होगा तो जमीन तो बड़ी हार्ड होती है, बड़ी टाइट होती है, जड़ें बड़ी मुलायम होगी। तो ये मुलायम जड़ें इतनी कठोर जमीन को कैसे तोड़ पाएगी? इसलिए कुदरत ने क्या किया, जड़ों में एक कैप लगा दिया ताकि जमीन में आसानी से जड़ अंदर धंस सके। इसको कहते हैं कैप। तो हम कह सकते हैं कि स्थलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है। एक बात बताओ, जो पौधा जल में है उसकी जड़ों को पहली चीज तो जल के लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाने की जरूरत भी है सॉरी, तो जमीन वैसे भी जल के नीचे की जमीन मुलायम होती है, इसलिए इसमें रूट कैप नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं रूट कैप नहीं पाई जाती। लेकिन बात को समझना, लेकिन जो जलीय पौधे हैं उनके पास उनकी जड़ों में रूट कैप तो नहीं पाई जाती, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने कहा नहीं पाई जाती, लेकिन फिर क्या पाया जाता है? तो याद रखना, इनको पर्याप्त मात्रा में गैसें नहीं मिलती क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इसलिए इनको एक जेब पाई जाती है जिसमें आसानी से गैस को भर सके। तो हम कह सकते हैं रूट पॉकेट पाई जाती है। और जो पौधा स्थल में ही उगा हुआ है उसके पास गैसों की कोई कमी नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें रूट पॉकेट नहीं पाई जाती। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि स्थलीय पौधों में तो रूट कैप पाई जाती है, जबकि जलीय पौधों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट पाई जाती है। हम कह सकते हैं स्थलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है, जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाई जाती है, लेकिन जलीय पौधों में रूट पॉकेट पाई जाती है और स्थलीय पौधों में रूट पॉकेट नहीं पाई जाती। इस तरीके से आपके टोटल कंपटीशन में आने वाले तमाम जड़ के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अभी अगला जो वीडियो है वह हमने तैयार किया है तने का। तो जड़ के बाद तना, तने के बाद पत्तियां, पत्तियों के बाद पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, अंकुरण, निषेचन, इसी तरीके से आपकी संपूर्ण बॉटनी पढ़ाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों।